रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा जी, आज हम लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। चले बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के एक्चुअली दो मेथड है। एक मेरे पास है बेटा जी एनालिटिकल मेथड, जिसे हम अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, सिंपल मेथड भी कहते हैं और जनरल मेथड भी कहते हैं। अगर पेपर में किसी भी नाम से आ जाए, एनालिटिकल, अलजेब्रिक या सिंपल मेथड या जनरल मेथड, तो आपने ये वाला मेथड सॉल्व करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप बताएंगे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं मैंने लिखी हुई, बल्कि मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और बुक के ऊपर आपको मैं मार्क करवा दूंगा कि कहां से कहां तक आपने जो एक्सप्लेनेशन है वो करनी। चले हम स्टार्ट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। और यहां पर आपने याद रखना है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूसली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और वो किसके अंदर मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। और ये जो बॉडी है बेटा, ये टाइम t गुजरने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से चेंज होके क्या बन जाती है? फाइनल वेलोसिटी vf बन जाती है। और आपने याद रखना है कि जब बॉडी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मूव करती है तो जाहिर बात है कि वो एक कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर करेगी। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, यही हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मेन कंसेप्ट है कि इसके अंदर हमने एब्सोल्यूट डिस्टेंस देखना है कि जो बॉडी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल बन जाती है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम मालूम करना चाहते हैं। आइए हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। बेटा आपको पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपने याद रखना है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास बॉडी जो मूव करती आ रही है, ये हमारे पास पूरे अपने इंटरवल के अंदर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। मीन की एक कांस्टेंट नहीं रखा उसने। लेट्स सपोज कि जब वो स्टार्टिंग में इस पॉइंट के ऊपर थी तो उसकी लेट्स सपोज वेलोसिटी थी मेरे पास 20। जब वो मूव करके यहाँ पर पहुंची, मीन कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 40 हो गई। फिर यहाँ पर पहुंची, इसकी वेलोसिटी हमारे पास 60 हो गई। फिर इसकी वेलोसिटी हमारा मीन कि जब वो यहाँ पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 80 हो गई। और जब यहाँ पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 100 हो गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वेलोसिटी हमारे पास इस इंटरवल के अंदर चेंज हो रही है और कांस्टेंट इंटरवल। तो जब हमारे पास किसी भी इंटरवल के अंदर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में इस वेलोसिटी की जगह पे हम इंस्टेंटेनियस की बजाय एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है इफ द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, अगर इस पूरे इंटरवल के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, एक जैसी ना हो, तो वी यूज एवरेज वेलोसिटी। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटेनियस की बजाय। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला आपने देखा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं वेलोसिटी को v से, और लेकिन यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी लेनी है हमने क्या लेनी है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम t। तो आपने याद रखना है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला हमारे पास सिंपली होता है v एवरेज इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइड बाय टी। यही चीज आप यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे मैं पुट करता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा vi प्लस vf डिवाइड बाय, यहाँ पे सॉरी एवरेज की, यहाँ पे एवरेज जब भी मालूम करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ हम प्लस कर रहे होते हैं उतनी चीज़ों पे हम डिवाइड करते हैं। मीन की लेट्स सपोज मैंने दो वेलोसिटीज को प्लस किया तो यहाँ पर मैं
नंबर 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास नंबर 2 आएगा, और मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम टी। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करना ये कि हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम अब यहाँ पर वी एफ की जगह पे वी एफ की फार्मूला पुट कर देंगे, और वी एफ की जगह पे वी एफ का फार्मूला पुट करें तो ये बनेगी इक्वेशन वी आई वैसे की वैसे, और मेरे पास ये बनेगा वी एफ की जगह मैं वी एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि क्या थी, वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, मेरे पास टी हो रहा था। इस वी आई के अंदर ये वी आई प्लस होगा तो क्या बनेगा, 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय टी। इस साइड में मेरे पास ऐसे ही चलता आ रहा है, यहां पर। अब इस 2 को आपने इस टर्म के नीचे अलग डिवाइड करना है और इस टर्म के नीचे अलग डिवाइड करना है, और हम डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 वी आई डिवाइड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय टी, कैंसल आउट। अब इस टी को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी आई टी, मीन की जब ये टी इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये वी आई टी बन जाएगा, और ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं 1/2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ, और ये टी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए टी का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। नहीं, आपका फाइनल आंसर आ गया सेकंड इक्वेशन मोशन का, जो हमने बाय एनालिटिकल मेथड हमने इसे सॉल्व कर लिया। बेटा जी, अभी हमने इससे पहले सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव किया था बाय एनालिटिकल मेथड या अलजेब्रिक मेथड। अभी बारी है कि हम इसी सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करें बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैसे ड्राइव करते हैं, तो याद रखना है कि जितनी भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे उनका ग्राफिकल मेथड, उसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में समझाया है, तो वो मैं अभी रीड्रॉ नहीं करूंगा, ये मैंने पहले ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। अब सबसे पहले हम इसकी देखेंगे एक्सप्लेनेशन आपने याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में भी आपने सिंपल वही चीजें बतानी है कि ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास ड्राइव होगी बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और किस चीज का आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, आपने बेटा जी उस मूविंग बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जो कि हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही हो, और टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाए, वी एफ। लेकिन इस कंडीशन में आपने याद रखना है कि जो बॉडी मूव कर रही थी वो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी। बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही थी। और जब बॉडी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मूव करती है तो सारी बात है वो कोई ना कोई हमारे पास डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो यहाँ पे वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को मैं नाम दे दूंगा एस का। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम किससे ड्राइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस बॉडी के लिए बनेगा, ऐसी बॉडी जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कुछ टाइम टी इंटरवल गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी एफ। और वो जो बॉडी है किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। और इस टाइम इंटरवल टी गुजरने पर जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो मेरे पास एस होगा। इसी चीज को ग्राफ के अंदर देखिए, एक बॉडी है जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, और उसकी स्टार्टिंग में जो पॉइंट ए के ऊपर जो वेलोसिटी है वो वी आई है, और टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी एफ एट पॉइंट बी। अब हमने देखना ये कि ये जो बॉडी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके गई है इसने कितना डिस्टेंस कवर की है। आपने याद रखना कि ग्राफ के अंदर जब भी हम किसी बॉडी का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो मेजर करने का सिंपल तरीका ये कि आप उस ग्राफ के नीचे देख लेंगे एक एरिया कितना आ रहा है, मीन कि एरिया अंडर का जो ग्राफ है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इस मूविंग बॉडी ने
कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बाय यूजिंग ग्राफ, तो यू मस्ट find the area under the graph, तो you can easily find the distance covered by body। मैंने आपको सिंपल यही बताया कि अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारे पास ग्राफ के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो फाइंड कर लें, तो वो आपको बता देगा कि कितना डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पे। और ये आपने याद रखिएगा कि जो बात मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ वेलोसिटी टाइप ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है। एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे तो आपको बस डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी यही बात लिखी हुई है कि फ्रॉम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको मैं इसका नाम दे दूंगा। और अगर आप यहाँ पे देखें एरिया अंडर द जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ओ ए बी डी, यहां से लेके यहां तक ये वाली शेप बन रही है मेरे पास, ये ग्राफ है लाइन ए बी, इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास बन रहा है ओ ए बी डी। तो मैं यहाँ पे ये लिखा है कि डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया ऑफ ग्राफ ए बी डी। यहाँ पे एरिया ऑफ ग्राफ लिख देते हैं, ग्राफ ओ ए बी डी। अब आपने यहाँ पे देखना ये कि ये वाला जो मेरे पास ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ के हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। एक पार्ट तो हम यहां तक कर लेंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट बनता है ये वाला, ये बन जाता है ट्राइंगल। और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ओ ए सी डी, ये बन जाता है रेक्टेंगल। ए बी सी ट्राइंगल, ओ ए सी डी ये बन जाता है रेक्टेंगल। आपने जो एरिया में दिया हुआ है इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास ये टोटल एरिया बन जाएगा ओ ए बी डी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल क्या बनती है, ओ ए सी डी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल हमारे पास क्या बनेगी, ओ ए सी डी। और ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल क्या बनेगी, ए बी सी। तो यहां पे मैं ट्राइंगल की जगह पे ट्राइंगल की का नेम लिख देता हूं ए बी सी। अब इस साइड में तो मेरे पास ऐसे ही चलता आएगा। अब आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा फार्मूला क्या होगा, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपने पिछली क्लासेस में फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है मेरे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपने इस ग्राफ से देखना है, अगर सबसे पहले मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, ओ से लेके ए तक। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ओ ए। विड्थ अगर देखें तो विड्थ हमारे पास ये वाली बन रही है ओ डी। यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ओ डी। और ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल वाला पार्ट ये वाला बेटा। तो ट्राइंगल की हमारे पास बेस कौन सी बनती है, बेस ये वाली है और परपेंडिकुलर ये वाला है। तो बेस हमारे पास क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बी सी। तो यहाँ पे 1/2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा बेटा जी। बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास AC है और हाइट मेरे पास क्या है, BC। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें तो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज पहले मैं लिख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, OA की वैल्यू क्या होती है। OA की वैल्यू अगर हम ग्राफ से देखें तो OA की वैल्यू मेरे पास VI है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये जो OA है ये बेटा जी हमारे पास VI के बराबर है। और दूसरी चीज देखते हैं, इसमें मेरे पास है ओडी। ओडी यहां से लेके यहां तक, ये इसकी वैल्यू क्या बताएगी, टाइम। हमें टाइम, ओडी की वैल्यू हमें हमारे पास क्या है, टाइम टी। ओडी टाइम टी है। आगे हमारे पास अगली ब्रैकेट के अंदर आता है एसी। अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी पिछली क्वेश्चन में बताया था कि एसी और ओडी दोनों पैरेलल भी है और लेंथ में इक्वल भी है। जब दो चीजें लेंथ में दोनों पैरेलल भी हो और लेंथ में इक्वल भी हो तो उनकी जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो भी सेम होती है। तो ओ ए सी बराबर किसके है, ओ डी के। और ओडी की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, टी। तो जो वैल्यू ओडी की होगी वही हमारे पास ए सी की होगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू रह जाती है बी सी। अब बी सी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें, तो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ड्राइव किया था, मतलब ड्राइव की थी फर्स्ट बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू वहां पे हमने क्या फाइंड की थी, वो हमने फाइंड की थी बी सी इज इक्वल टू ए टी। अब मैंने ऊपर जितनी भी मेरे पास ये जो अब इक्वेशन है
इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे थे सारों की मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब जैसे मैंने 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर जरा मैं इक्वेशन में पुट करूं तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ऐसे है ओ क्या क्या हमारे पास वी आई, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ वी आई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में लगाया। आगे ओडी है तो ओडी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई मेरे पास टी, तो मैंने यहाँ पे टी लगा दी। ब्रैकेट थी, ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। नेक्स्ट देखिए मेरे पास प्लस प्लस भी ब्रैकेट, ब्रैकेट 1/2 लगा देते हैं जी। नेक्स्ट बेटा क्या आता है एसी। अब एसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एसी बराबर है ओडी की, और ओडी की वैल्यू क्या है टी, तो एसी और एसी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास टी हो गई। अब देखते हैं क्या आता है बीसी। अब बीसी क्या है, बीसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने देखिए वो हमारे पास 80। अब बेटा अगर वी आई को मैं टी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर बनेगा वी आई टी। अगर मैं टी को ए टी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा ए टी का स्क्वायर 1/2 वैसे वैसे ए टी का स्क्वायर। मेरे पास ये इक्वेशन आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपने भी ड्राइव कर ली, जो कि क्या बनेगी हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। बेटा जी आपके पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड था, हमने दोनों मेथड अभी सॉल्व कर लिए। अगर आपको समझने में कोई मुश्किल आई हो या अगर आपको कहीं से कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।